जय हिंद। आज हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया के किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, क्रिया के प्रकार कितने होते हैं और क्रिया होती क्या है, इन सारी बातों पर चर्चा करें। चलेगा शुरुआत। क्रिया परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो क्रिया क्या होती है? क्रिया का निर्माण क्रय धातु से हुआ है। क्वेश्चन सीधे आपका बना हुआ और बन सकता है कभी कि क्रिया का निर्माण किस धातु से हुआ है, तो क्रिया का निर्माण क्रय धातु से, जिसका अर्थ होता है करना, अर्थात किसी कार्य को संपन्न करना ही आपकी क्रिया कहलाती है। ये किसी कार्य को करना ही आपका क्रिया कहलाती है। यानी कि क्रिया का अर्थ आप सीधे तौर पर समझते हो कि कर्म, ये आपका क्रिया का मतलब होता है। अगर पहचान की हम बात करें तो क्रिया के अंत में ना लगा होता है। क्रिया के अंत में ना लगा होता है, ये इसकी पहचान होती है। इसके अलावा और भी कुछ शब्द है, कुछ आपके वर्ण लगे होते हैं अंत में, लेकिन वो आपकी एक तरह से उनके एक क्रियाएं अलग अलग हो सकती है। जैसे प्रथम परिणार्थक क्रिया हो सकती है, द्वितीय परिणार्थक क्रिया हो सकती है, तो अलग हो सकती है। लेकिन मूल रूप से अगर क्रिया की हम बात करें तो उसके अंत में ना लगा, तो ये लिखा हुआ है जैसे पहचान अंत में ना लगा। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें डेफिनेशन और देखें तो क्रिया का मूल रूप ही धातु है। क्रिया का मूल रूप ही धातु है और अथवा धातु में ना लगा देने से क्रिया का निर्माण। क्रिया का मूल रूप ही धातु है, अर्थात धातु में ना लगा देने से क्रिया बनती है। तो ये क्रिया के बारे में जैसे उदाहरण लिखे हुए हैं, खा एक धातु है, खा में ना लगा देने से खाना बन रहा है, जो कि एक क्रिया है। इसी प्रकार जा धातु है, ना लगा देने से जाना बन रहा है। इसी प्रकार रह धातु है, ना लगा देने से रहना बन रहा है। तो ये धातुओं में ना लगा देने से आपका क्रिया का निर्माण। तो इसी बात पर हमने चर्चा किया कि धातु में ना लगा देने से आपकी क्रिया का निर्माण। आगे चलते, क्रिया मुख्य दो प्रकार की होती है, एक मुख्य क्रिया, एक आपकी सहायक क्रिया। ये क्या क्या होते हैं इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब एक छोटा सा उदाहरण हम लोग, जैसे उदाहरण है अनुसुल पढ़ता है, इसमें पढ़ता या पढ़ना आपकी मुख्य क्रिया होगी और है आपकी सहायक क्रिया। अब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया की परिभाषा क्या है, कैसे हमारी समझ में आएगी, मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपके 3 पॉइंट क्लियर है तो आपको इन दोनों में अंतर पता लग जाएगा। इसमें कोई परिभाषा वगैरह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया में इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में अगर आपने 3 पॉइंट देखे, चलिए शुरू करें। पहला पॉइंट, मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया सामान्यता। जहाँ जहाँ भी मुख्य क्रिया है कि सामान्यतः उसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे उदाहरण जैसे है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है चेतन जाता है, तो जाना या जाता आपकी मुख्य क्रिया हुई और है आपकी सहायक क्रिया। तो एक छोटी सी बात तो यह है कि मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया सामान्यतः आमतौर पर प्रयोग की जाती है या ऐसा नहीं, कुछ जगह नहीं भी आते हैं उन पर भी लोग। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, कभी कभी मुख्य क्रिया से ही वाक्य पूरे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं, खाली मुख्य क्रिया से आपके वाक्य पूरे हो जाते। जैसे बसंत ने उत्तर दिया, देना इसमें एक मुख्य क्रिया है, लेकिन इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी आपका सेंटेंस पूरा हो गया। तो बसंत ने उत्तर दिया यानी कि मुख्य क्रिया से आपका सेंटेंस पूरा हो गया। इसके अलावा नवदीप ने खाना खाया, नवदीप एक नाम है, तो खाना खाया, तो खाया आपकी क्या है, मुख्य क्रिया है, इसमें भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा शुभम ने कहानी सुनाई, तो सुनाई क्या है, मुख्य क्रिया है, इसमें भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। तो कभी कभी मुख्य क्रिया से सेंटेंस या वाक्य आपका पूरा हो जाता है। एक बात आपकी ये थी, दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट आपका ये था, तीसरा जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। कभी कभी केवल सहायक क्रिया के आधार पर ही वाक्य पूरे हो जाते हैं। जिस समय सहायक क्रिया से वाक्य पूरे होते हैं उस समय सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सहायक क्रिया से सेंटेंस पूरे हो जाते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, और जिस समय सहायक क्रिया से वाक्य पूरे हो जाते हैं, सेंटेंस पूरे हो जाते हैं, तो उस समय सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया की तरह एक तरह से व्यवहार करती है, या सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया वहाँ होती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें, जैसे भगत सिंह साहसी थे, तो भगत सिंह साहसी थे, तो इसमें मुख्य क्रिया का कोई प्रयोग नहीं है, सहायक क्रिया ये थी, लेकिन सहायक क्रिया से ही सहायक क्रिया यहाँ की मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होती है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी थे, तो इसमें भी मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है,
लेकिन यहीं से सेंटेंस आपका पूरा हो रहा है, यहीं से आपका सहायक क्रिया से आपका सेंटेंस पूरा हो रहा है, यानी वाक्य पूरा हो रहा है। इसके अलावा और हम देखें तो मेरे भैया अध्यापक है, तो इसमें भी आपका मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, सहायक क्रिया से आपका वाक्य पूरा हो रहा है। तो क्रिया, ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को समझने के लिए 2-3 पॉइंट थे, ये आपकी समझ में आ गया। आगे हम लोग क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया क्वेश्चन आपके यहाँ से भी पूछे जाते हैं और आजकल एग्जाम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा एग्जामिनर यहाँ से डिटेल में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनमें कार्य का किसी दूसरे के द्वारा संपन्न होना पाया जाता है, इसमें कार्य किसी दूसरे के द्वारा संपन्न होना पाया जाता है, यानी कि स्वयं के द्वारा न करके किसी दूसरे से कार्य संपन्न हो रहा है। इसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि ऐसा लगता है किसी और के द्वारा कार्य किया गया, तो वहां की प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। जैसे कुछ शब्द है, चलवाना, उठवाना, मंगवाया या मंगवाना, ऐसे ऐसे शब्द है। यहाँ से हमें बोध हो रहा है कि कार्य स्वयं के द्वारा या किसी और के जिसे करना था उसके द्वारा न करके किसी और के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें कुछ मैंने एक सारणी बनाई है, यहाँ से आपके सामने और बहुत अच्छे तरीके से आए। जैसे एक यहाँ है धातु लिखी है, ये आपकी क्रिया लिखी है, ये आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि क्रियाओं में भी आपका थोड़ा डिटेल में पूछ लेते हैं। अगर यहाँ से कुछ शब्दों से हमें पता लग रहा है कि आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है, लेकिन आपसे प्रथम या द्वितीय पूछ ले तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन में अगर आ जाओ तो आपको इसको पढ़ने के बाद कंफ्यूजन में नहीं आना है, आप लोग नहीं होगा, सारी चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। देखते हैं अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे धातु, जैसे धातु है जी, इसमें क्रिया में ना लगा देने से धातु में ना लगा देने से क्रिया का निर्माण होता है, तो जी में हमने ना लगाया तो जीना है। इसके बाद इसमें जो क्या होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया जैसे प्रथम भी होती है और द्वितीय भी होती है, तो इसमें क्या होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में धातु में आना लगा दिया जाता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में धातु में वाना लगा दिया जाता है। बस यही छोटा सा एक अंतर है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में धातु में आना लगा दीजिएगा और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में वाना लगा दीजिएगा। जैसे ना लगाने से तो क्रिया बन रही थी, इसको छोड़ दीजिएगा। जी में आना लगाया, ये मात्रा चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपका जिलाना बन गया। इसके अलावा द्वितीय प्रेरणार्थक में आपका वाना लगाया तो आपका जिलवाना बन गया। आगे हम लोग देखें, जैसे उड़ है तो ना लगा देने से उड़ना बना, लेकिन उड़ में आना लगाने के बाद ये आपका उड़ाना बन गया, यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और वाना लगा देने के बाद आपका उड़वाना बन गया, यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी प्रकार हंसना, हंसाना, हंसवाना, चलना बनाने से आपकी क्रिया बनी आपकी ना लगाने के बाद। इसके बाद आना जोड़ दिया तो चलाना, इसके बाद वाना जोड़ दिया तो चलवाना। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, कौन सा शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, या किस शब्द में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, या किस शब्द में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। जैसे उठना आपका क्रिया हुआ तो उठाना और उठवाना आपके प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया भी, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे से कर लेना। कुछ आपके और एग्जाम्पल्स जो आपको मिलेंगे, आप लोग उनको भी सोल्व करके देख लेना, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रियाएं प्राय सकर्मक होती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं आपकी प्राय सकर्मक होती है। क्वेश्चन से भी आपका बोल सकता है, ऐसे तो नहीं सभी है, लेकिन प्राय आमतौर पर ये सकर्मक होती है। अब रचना के आधार पर क्रिया को हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और पहला सवाल यही बनता है कि रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रचना के आधार पर क्रिया आपके 2 प्रकार की होती है। रचना के आधार पर क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया। तो क्या कर्मक क्रिया होते हैं, क्या सकर्मक क्रिया होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे पहले हेडिंग डाली आपकी अकर्मक क्रिया, इसको हम लोग जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है या जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं होता, वहां अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं होता, वहां आपकी अकर्मक क्रिया होती है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे विनय जाता है, ठीक है, तो यह आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब आप लोग पहले एक पॉइंट को समझिएगा कि कर्म का पता कैसे लगेगा कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं। तो आप वाक्य में क्या लगाएंगे, अगर क्या लगाने के बाद
आपको कुछ उत्तर मिल रहा है या उत्तर मिलने की संभावना है, तो वहाँ कर्म उपस्थित है। लेकिन अगर आपको ऐसे इस तरह क्या लगाने के बाद कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ कर्म उपस्थित नहीं है। तो जैसे यहाँ आपका है विनय जाता है, तो क्या जाता है, अब ये तो करता है विनय, इसको छोड़ दीजिएगा। तो जाना एक क्रिया है, अब क्या जाएगा, वो जाना तो जाना ही होता है। तो एक तरह से कोई आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। अंकित हंसता है, क्या हंसता है, हंसना हंसना ही होता है बस, और क्या हंसता है, ठीक है। तो अंकित हंसता है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पहले आप लोग इस पॉइंट को समझिएगा। अकर्मक क्रिया बराबर बोलते हैं कर्ता प्लस के क्रिया। कुछ पॉइंट नोट किए हुए हैं, अगर ये पॉइंट आप पहले समझ लो तो ये समझने में ज्यादा दिक्कतें आपके सामने नहीं आएगी। देखो, हंसना, रोना, चिल्लाना, जागना, दौड़ना, भागना, सोना, ये क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया है। जहां ये आपके शब्द आ जाएंगे आप वहां लगा देना, या क्रिया आ जाएगी कि ये आपकी अकर्मक क्रिया के उदाहरण। कैसे, देखो आपसे एक वाक्य है, जैसे आपका हंसना, कर्म में क्या होता है कि क्या लगाना पड़ता है, कर्म अगर मिल लेती है। अब अगर जैसे राम हंसता है, कोई पूछने लगे कि क्या हंसता है, अरे हंसना एक क्रिया होती है, बस हंसता है, इसमें आपको कर्म नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। राम हंसता है, क्या है, बस हंसता ही है, राम हंसता है, कोई ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे आपका एक उदाहरण है, राम फल खाता है, तो क्या खाता है, तो फल, यहाँ कर्म उपस्थित है, ठीक है। जैसे और भी अन्य उदाहरण आपके हो सकते हैं, उनको हम लोग सकर्मक में देखें। आप यहाँ समझिए, जैसे रोना है, बच्चा रोता है, तो क्या रोता है, बस रोता है, ठीक है। तो ये रोना आपकी अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार चिल्लाना, जागना, दौड़ना, भागना, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। अर्थात ये जहाँ सेंटेंस में आ जाएगी वो आपका अकर्मक क्रिया का आमतौर पर उदाहरण होता है। आपको ज्यादा नहीं सोचना, बाकी एक बार फिर भी आप लोग देख लेना, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें समझा दी। जैसे अंकित हंसता है, अब हम इसको देखते हैं, तो क्या हंसता है, कुछ नहीं मिल रहा है, बस क्या लगाने के बाद सेंटेंस में, तो बस आपकी अकर्मक क्रिया है। हवाई जहाज उड़ता है, तो उड़ना एक क्रिया है, अब क्या लगाने के बाद सेंटेंस में, इस वाक्य में आपको कोई कुछ नहीं मिल रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कर्म उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अर्जुन तेज दौड़ता है, तो आपका क्या लगाने के बाद यहाँ से भी आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक की हमने बात की, सकर्मक होंगे। चलिए, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहें हम, जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित होता है, दोबारा से सुनिएगा, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म के ऊपर पड़ता है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में आपको भी बताया कि जिन वाक्यों में कर्म उपस्थित होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया बराबर होती है कर्ता प्लस या कर्म प्लस की क्रिया। इसमें कर्ता भी मौजूद होता है, कर्म भी मौजूद होता है और क्रिया भी मौजूद है। ये तीनों पाए जाते हैं आपकी सकर्मक क्रिया के उदाहरण। कुछ पॉइंट आपके जैसे दिए हुए हैं, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, खेलना आदि हमेशा आपकी सकर्मक क्रिया होती है। और क्वेश्चन लगभग कुछ शब्द मैंने आपको यहाँ बताया, कुछ अकर्मक में बताए, यही से मिल जाता है। यह आपकी समझ में और अच्छे से आ जाएगा। उदाहरण समझ, जैसे राम फल खाता है, इस वाक्य में आप लोग क्या लगाओ कि राम, जैसे वाक्य राम खाता है, क्या खाता है, तो फल खाता है, तो यहाँ से कर्म हमें मिल रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण। इसके अलावा आंसू पत्र पढ़ता है, तो क्या लगाओ, क्या पढ़ता है, तो पत्र पढ़ता है, यानी कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण। एक और दिया हुआ है, इसको आप लोग समझने की थोड़ा और कोशिश करना। राम खाता है, हालांकि इसमें कर्म उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि आप इस वाक्य में क्या लगाओगे तो आपको कुछ संभावना है मिलने की। कर्म उपस्थित नहीं है, लेकिन कर्म के उपस्थित होने की या कर्म मिलने की संभावना है। राम खाता है, क्या कुछ खाता होगा ना, खाना खाता है, सेब खाता है, बर्गर खाता है, कुछ भी खाता है आपका, तो यहाँ से उत्तर मिलने की आपको संभावना है। ये भी आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ये कुछ हमें क्वेश्चंस पर जो आपको ऑप्शन दिए रहते हैं उन पर डिपेंड करता है। दो क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसे लेकर के आऊँ, अच्छे क्वेश्चन आप लोगों की समझ में और बेहतर इनसे आ जाएगा। जैसे निम्न में अकर्मक क्रिया नहीं है, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं कि अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है। तो विनय पढ़ता है, इसमें भी कर्म उपस्थित नहीं है। अकर्मक क्रिया वो नहीं होगी जिसमें कर्म उपस्थित होगा। हंस उड़ता है, तो ये भी आपका अकर्मक क्रिया है।
आकांक्षस होती है, ये भी आपका अकर्मक क्रिया है। सूरज तेज चलता है, ये भी आपका अकर्मक क्रिया है। तो कर्म तो किसी में भी उपस्थित नहीं है, लेकिन क्या लगाने के बाद विनय पड़ता है। तो इस वाक्य में हमें संभावना है कर्म मिलने की। तो क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता होगा, आपका कॉपी पढ़ता होगा, न्यूज़पेपर पढ़ता होगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर ये होगा। हालांकि कर्म उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर ये माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें तो सकर्मक क्रिया, इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी? तो राहुल पीता है, तो क्या पीता है? ये कर्म उपस्थित तो नहीं है, लेकिन कर्म मिलने की संभावना है, इसको भी रोक लेते हैं। लक्ष्मी सोती है, सोना आपकी एक अकर्मक क्रिया। राधा कपड़े धोती है, प्रवीण दौड़ता है, ये भी आपकी अकर्मक क्रिया। राधा कपड़े धोती है, ये पूर्णतः सकर्मक है, क्योंकि इसमें आपका कर्म उपस्थित है। क्या धोती है? कपड़े। तो ये मिल रहा है। हालांकि ये भी आपका सकर्मक का उदाहरण हो सकता है, लेकिन जब सीधे सीधे हमें कर्म दे दिया गया है, तो अब इसका उत्तर ये होगा। तो आप लोग इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस ये कुछ शब्द है, यहाँ भी मैंने नोट लिखा हुआ है, पीछे अकर्मक में भी मैंने नोट लिखा हुआ था। इन शब्दों के आधार पर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये शब्द जहाँ जाएंगे आपके लगभग आपका अकर्मक या सकर्मक आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ डाउट है तो जैसे ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप लोग उतार लें। इसके बाद एक होता है साधित सकर्मक क्रिया। ये क्या होता है, इसको देखते हैं। जब किसी अकर्मक धातु में प्रत्यय जोड़कर प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। जब किसी अकर्मक धातु में प्रत्यय जोड़कर प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, तो यह आपकी साधित सकर्मक क्रिया होती है या कहलाती है। जैसे करना, करना आपकी क्या है? अकर्मक क्रिया, लेकिन इसमें प्रत्यय जोड़ा गया, आना या वाना जोड़ा गया, वाना जोड़ा गया, तो ये करवाना हुआ, तो ये साधित सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार जीना, तो ये जिरवाना हो गया। लेकिन आप लोग ध्यान रखना एक छोटी सी बात, सामान्यतः ये प्रेरणार्थक क्रिया ही होती है। ये साधित सकर्मक क्रिया जो होती है सामान्यतः या आमतौर पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया ही होती है, क्योंकि प्रत्यय जोड़ करके प्रेरणार्थक ये लगभग बना दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे आपका यौगिक क्रिया। क्वेश्चन इनसे भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो यौगिक क्रिया क्या होती है? जब 2 क्रियाएं एक साथ आकर एक अर्थ देती है। जब 2 क्रिया एक साथ आकर एक ही अर्थ देती है, तो यह आपकी यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण हम लोग समझिए, गीता मयंक को मार भगाई, तो इसमें मारना भी आपका क्रिया है, भगाना भी आपका क्रिया, यानी कि भगाई। तो ये आपका 2 क्रिया ए है, 2 क्रिया एक ही अर्थ दे रही है। किसको मारेंगे? मयंक को। तो गीता मयंक को मार भगाई, एक ही आपको अर्थ दे रही है। पंकज सीता को मार सकता है, तो मारना भी क्रिया है आपका, और आपका सकना भी क्रिया है, ये सकता है क्रिया। तो ये भी आपके दोनों क्रिया या करके एक उत्तर दे रही है। इसके अलावा आपका आजाद पढ़ सकता है, पढ़ना भी क्रिया हुआ, ये भी आपका क्रिया हुआ। तो दोनों क्रिया एक आपका एक तरह से मतलब निकल रहा है, दोनों का आपका एक ही अर्थ निकल रहा है। संतोष भाग सकता है, ये भी क्रिया है, और आपका ये भी क्रिया है, तो दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है। तो बस यही है कि जब 2 क्रियाएं एक साथ आकर एक अर्थ देती है, तो आपकी यौगिक क्रियाएं कहलाती है। यौगिक क्रियाओं में इतना ही, छोटा सा क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है और कुछ आपका यहाँ से बन सकता है। लेकिन आपको सकर्मक, अकर्मक और प्रेरणार्थक, इन पर बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपके एग्जाम से क्वेश्चन जहाँ से भली बातें पूछी जाएंगी, आपको कोई से भी आपका एग्जाम हो। आगे चलते हैं, एक होता है पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या होता है, इसको इसमें एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है। आमतौर पर इसमें कर लगा होता है। अब कर का मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि टैक्स एक अलग चीज है, कर का मतलब ये आपका क्रिया में कर लगा हुआ। ठीक है, तो जी इनमें सामान्यतः क्रिया के बाद कर लगा होता है। जैसे उदाहरण हम लोग समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अमित पढ़कर चला गया, पढ़ना क्रिया है, तो इसमें पढ़ में हमने कर लगा दिया गया, तो क्या हुआ आपका पढ़कर हुआ। तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। खुशबू हंसकर, हंस में कर लगा दिया, आगे चलेगी। तो एक तरह से ये अभी आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। आमतौर पर इनमें कर लगा होता है, क्रिया के बाद आपका कर लगा होता है। लगभग आपको करीर इसमें मिलता है। अब पढ़कर क्या होगा, पढ़ में फिर कर लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कभी कभार एक नंबर में इसका क्वेश्चन बन जाता है। आगे एक आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया आपकी क्या होती है, इसको हम लोग ऐसी धातु जिनमें संज्ञा सर्वनाम या विशेषण को क्रिया में बदल देते हैं। ऐसी धातु
जिनमें संज्ञा को, सर्वनाम को या विशेषण को क्रिया में बदल दिया जाता है। तो आपके नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कुछ शब्द है, हाथ, इसको हमने बदल दिया हथियाना, बात, बतियाना, दुख, दुखाना, चमक, चमकाना। चमक आपका विशेषण है तो इसको बदल दिया गया। तो कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो उदाहरण हम लोग समझते हैं, जैसे लड़कियां बतियाती हैं, लड़कियां बतियाती, इसमें भी आपका नाम धातु कीजिए। इसके बाद सोनी अपने पति को लतियाती, लतियाती का मतलब लात घुसे मारना, ठीक है जी। तो सोनी अपने पति को लतियाती। चलिए खैर आपके नाम धातु कीजिए के उदाहरण। एक आपका और बचता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक, अनुकरण का मतलब होता है अनुसरण करना, फॉलो करना, एक तरह से नकल करना। ये क्या होता है? देखो, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। किसी ध्वनि के अनुकरण करने पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, जब अनुकरण करके क्रियाओं का निर्माण किया जाता है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। जब अनुकरण करके क्रियाओं का निर्माण किया जाता है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कुछ शब्द है, थर थर, एक शब्द लिखो थर थर, थर थर को एक तरह से थर थर का ही अनुकरण करके, इसी का अनुसरण करके एक शब्द बना दिया गया, एक क्रिया बना दी गई थर थरा। छटपट, इसका अनुसरण करते हुए एक शब्द बना दिया गया, क्रिया बना दी गई छटपटाना। धड़ धड़, धड़ धड़ाना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रीता का पति हिनहिनाता। ये स्वयं तो थोड़ा ना बता रहे हैं रीता का पति कि मैं हिनहिनाता हूँ, कोई और उसके बारे में बता रहे हैं। तो रीता का पति हिनहिनाता है। तनुजा बहुत मिमियाती। तो ये आपके अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण थे। आप लोगों ने अब क्रियाएं पढ़ ली है। क्रिया पढ़ने के बाद अब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनके निकालना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। इनके शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन बचे, लगभग आपके पूरे हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन अगर कोई बचता भी है तो आपके कुछ रटने वाले हो सकते हैं, उनको हम लोग इस तरह से, अगर कुछ आपको ऐसे कुछ समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।